जैन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ अतुल सुभाष के केस को लेकर, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं। अगर इन गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा तो 101% कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग के साथ जो आज तक अन्याय होता आ रहा है या मेंटेनेंस के केस में महिलाओं के द्वारा इसका फायदा उठाया जा रहा है, वो अब किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि मेंटेनेंस के केस में क्या गाइडलाइन फॉलो की गई है या माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या कहना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पहली स्पष्ट गाइडलाइन ये है कि अगर आपके विवाह को 10 साल हो गया है और जहां पर आपके रिश्ते में किसी भी प्रकार की कोई भी गुंजाइश नहीं है, नेचुरल है, जब पति पत्नी 10 साल से अलग रह रहे हैं तो यहाँ पर 10 साल के बाद उनका साथ रहना या किसी भी प्रकार से वैवाहिक जीवन का निर्वाह करना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें डायरेक्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए और आर्टिकल 142 का सहारा लेकर तलाक ले लेना चाहिए या विवाह विच्छेद कर देना चाहिए, क्योंकि मात्र उनका विवाह सिर्फ कागजों पर निर्भर करता है। उनके आगे किसी भी प्रकार का जीवन चल पाना या वैवाहिक जीवन चल पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। तो यहाँ पर पहली गाइडलाइन तो यही है कि अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो आपको आर्टिकल 142 का सहारा लेकर विवाह विच्छेद कर लेना चाहिए। अब बात आती है जो कि हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के जो आदेश जारी किया गया है कि यहाँ पर अगर आपके सामने ऐसी परिस्थितियां हैं कि जहां पर पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की अपील लगाई जाती है, वह मेंटेनेंस की मांग करती है, तो यहाँ पर आपकी क्या जिम्मेदारियां बनती है। मतलब निचली अदालत या हाई कोर्ट किन किन मापदंडों को देखकर आपको मेंटेनेंस की अपील स्वीकारना चाहिए या किस आधार पर आपको मेंटेनेंस का निर्धारण करना चाहिए। तो सबसे पहला कि आपको दोनों पक्षों की आय देखनी चाहिए, मतलब उनके पास इनकम के सोर्सेस क्या हैं, उनकी संपत्ति क्या है, या साथ ही आपको 3 साल की उनकी ITR मांगनी चाहिए, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न जो भी वो उनके पास उस इनकम एफिडेविट आपको न्यायालय में मंगाना चाहिए और उसके आधार पर आपको मेंटेनेंस का निर्धारण करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों की लाइफ स्टाइल या दोनों के पास इनकम के सोर्सेस क्या हैं। दूसरा, वहीं पर बात करें पत्नी और बच्चे की अगर बच्चे साथ हैं तो उनकी उचित जीविका के साधन उपलब्ध कराएं। मतलब पत्नी मेंटेनेंस में कुछ भी मांग कर रही है तो आपको उसके आधार पर मेंटेनेंस का निर्धारण नहीं करना है। आपको यहाँ पर ये परिस्थितियां देखनी होंगी कि पति की इनकम कितनी है, साथ ही पत्नी की जरूरत क्या है या बच्चे की जरूरत क्या है। इस आधार पर आपको मेंटेनेंस का निर्धारण करना चाहिए, ना कि पत्नी की मांग के आधार पर मेंटेनेंस का निर्धारण करना चाहिए। तो यहाँ पर ये स्पष्ट गाइडलाइन है, अगर इसे चीजों को समझोगे तो कहीं ना कहीं आप न्याय मांग सकोगे या आपको न्याय मिल सकेगा। वहीं बात करते हैं हम दोनों की योग्यता, मतलब दोनों की अपनी योग्यता क्या है। पत्नी पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, किसी पर डिपेंड नहीं है, या विवाह के पहले जॉब करती थी, विवाह के बाद जॉब करना छोड़ दिया, या विवाह के बाद भी जॉब करती थी, मेंटेनेंस लेने के दौरान अपना जॉब छोड़कर घर पर बैठ गई है। तो ऐसी परिस्थितियां भी आपको देखनी होंगी, तभी आपको मेंटेनेंस का निर्धारण करना होगा। साथ ही पत्नी के द्वारा किस चीज की मांग की गई है, मतलब पति की इनकम इतनी है भी कि नहीं, पति का इतना स्टेटस है भी कि नहीं, या पत्नी का स्टेटस पति के ऊपर है लेकिन फिर भी वह मेंटेनेंस की मांग कर रही है और आप यहाँ पर मेंटेनेंस का आदेश दे रहे हैं, या यहाँ पर पति की जीवन शैली क्या है और पत्नी की जीवन शैली क्या है। तो इन सारे मापदंडों को आपको देखना होगा, उसी के आधार पर आपको निर्धारण करना होगा। साथ ही अगर हम बात करें कि पत्नी का कैरियर, मतलब पत्नी अच्छा खासा जॉब करती थी लेकिन उसने
मेंटेनेंस के दौरान, मतलब मेंटेनेंस की अपील लगाने के दौरान जॉब छोड़ दिया, तो यहाँ पर उसे कुछ समय का मेंटेनेंस दिलवाया जा सकता है कि आप उस जो आप जॉब करती थी आप उसे ज्वाइन कीजिए, या वैसा ही आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, लेकिन उस समय के दौरान, मतलब जो उसका स्ट्रगल टाइम होगा, मतलब जॉब के लिए वो ट्राई करेगी, जॉब मिलेगा, उस दौरान उसे मेंटेनेंस दिया जा सकता है। तो ये सब बातों को ध्यान रखते ही मेंटेनेंस का निर्धारण करना होगा। साथ ही अगर पत्नी हाउसवाइफ है, मतलब यहाँ पर पति के को न्याय मिले इस बात का भी ध्यान रखा गया है, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि पत्नी के साथ भी कुछ अनुचित ना हो। मतलब अगर पत्नी हाउसवाइफ है तो नेचुरल है कि पत्नी को केस करने के लिए भी जो लागत लगेगी वो भी तो पत्नी का एक राइट्स है। मतलब अगर पत्नी मेंटेनेंस की मांग कर रही है तो यहाँ पर अगर वो हाउसवाइफ है तो उस दौरान उसका जो खर्च होगा वो भी पति के द्वारा दिलवाया जाए। लेकिन इन सारे मापदंडों के आधार पर ऐसा नहीं है कि अगर आप उस लागत को दिलवाने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पति को किसी भी प्रकार से स्ट्रगल करना पड़े, क्योंकि ऐसा भी कई केसेस में देखा गया है लास्ट की, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा ही जजमेंट, शानदार जजमेंट है, जिसमें ये कह दिया गया है कि भले ही पति भीख मांगे, पति मजदूरी करे, लेकिन उसे पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप इन सारी चीजों को देखकर ही मेंटेनेंस का निर्धारण करोगे और नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं उस जजमेंट पर फिर से एक सवाल उठाया जा सकता है। अब बात करते हैं हम कि पति की आय कितनी है। अब मान लीजिए पति पर डिपेंड आय अच्छी खासी है, लेकिन पति पर डिपेंड कई लोग हैं, मतलब परिवार के कई सदस्य पति पर डिपेंड हैं, या पति का कोई पुराना लोन चल रहा है, या पति के किसी भी प्रकार से कहीं पर इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिसकी EMI जाना तय है, मतलब निश्चित है। तो उस आधार पर भी आपको ये सारी चीजें देखनी होंगी, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां भी देखने को मिलती हैं कि पत्नी का ये कहना होता है कि पति के पास इतने इनकम के सोर्सेज हैं, लेकिन पत्नी के द्वारा ये चीज प्रूफ भी कर दी जाती है कि हाँ पति के पास इनकम के सोर्सेज इतने हैं, इसलिए मुझे मेंटेनेंस इतना मिलना चाहिए। लेकिन पत्नी के द्वारा ये नहीं बताया जाता कि पति के इतने खर्च भी हैं या पति के इतने एक्सपेंसेस हैं, तो यहाँ पर उस आधार पर पति की आय बैलेंस रहती है, तो यहाँ पर मेंटेनेंस मिल पाना संभव नहीं होता। और कहीं ना कहीं ये पति के फ्रस्ट्रेशन या टेंशन की वजह बनती है, जहां पर पति इन चीजों को प्रूफ नहीं कर पाता, या ये पुरानी चली आ रही चीजें हैं जो इसे पति सडनली खत्म भी नहीं कर सकता कि अब मुझे मेंटेनेंस देना है तो मैं यहाँ पर EMI क्लोज कर दूं या कोई लोन क्लोज कर दूं, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होती। तो यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये स्पष्ट कहा गया कि इन सारे मापदंडों को पहले देखना होगा, उसी के बाद आपको मेंटेनेंस का निर्धारण करना होगा। तो यहाँ पर ये गाइडलाइन जारी की गई है, और अगर इन गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है तो 101% कहीं ना कहीं जिस वजह से पतियों को स्ट्रगल करना पड़ा है, क्योंकि पत्नी के द्वारा जब भी मेंटेनेंस की मांग की जाती है तो कहीं ना कहीं केस का रुख ही बदल जाता है और केस में अलग ही दिशा चली जाती है, और कहीं ना कहीं पति को आर्थिक और सामाजिक रूप से कई चीजों को फेस करना पड़ता है, जो कि किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की मांग करना एक सामान्य प्रक्रिया नहीं होती। पत्नी यहाँ पर इनकम के प्रूफ पूरी तरीके से कर देती है, लेकिन पति के जो एक्सपेंसेस हैं उनको प्रूफ नहीं किया जाता, और ये कहीं ना कहीं एक पुरुष के लिए बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन की वजह बनती है, और कहीं ना कहीं एक सामान्य जीवन जीने में असुविधा का कारण बनता है। तो यहाँ पर आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो गाइडलाइन फॉलो की गई, जारी की गई है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपको रिलीफ 101% मिलेगा। और ऐसे कई जजमेंट है मेरे पास मेंटेनेंस के केस को लेकर, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इस तरह के जजमेंट अवेलेबल करा दूंगी। धन्यवाद।